Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो, मेरा नाम सौम्या मिश्रा है। यूपीपीएससी 2021 में मैंने रैंक 2 हासिल की है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। ये यूपीपीएससी में मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। अपने बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरा जन्म हुआ है, मेरा होम टाउन जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो उन्नाव है। उसके बाद मेरी सारी स्कूलिंग और सारा पापा की जॉब यहाँ होने की वजह से वो सब कुछ मेरा दिल्ली में हुआ है। जो मेरे पापा हैं वो दिल्ली में इस समय दिल्ली गवर्नमेंट में वो लेक्चरर हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मुझसे छोटी एक बहन है जिसका अभी एमए पूरा हुआ है और सबसे छोटा एक भाई है जिसका अभी 12th क्लास कंप्लीट हुआ है। मैं अभी वर्तमान में एज ए लेक्चरर भूगोल सर्वोदय कन्या विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मेरी सारी स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार से। इसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने की है, भूगोल में ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने अपना एमए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है, वो भी भूगोल विषय में, और मैं वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और मैं अपनी स्ट्रैटेजी को 3 भागों में डिवाइड करूँगी। जैसे कि जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम इस स्ट्रैटेजी की भी बात वैसे ही करेंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो जो प्रीलिम्स का नेचर है वो थोड़ा फैक्चुअल होता है। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक बुक्स हैं वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जैसे कि मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं वो पढ़े थे। और इसकी जगह आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करें तो आप मृणाल के नोट्स या वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, या तो वो कर लीजिए आप। पर जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसका जो नेचर है वो काफ़ी डायनामिक हो गया है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप उसको करेंट अफेयर्स के थ्रू कवर करिए। डेली कुछ स्पीशीज़ न्यूज़ में रहेंगी, कुछ स्कीम्स लाई जाएंगी, तो उन पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी बात करें, इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका नेचर बहुत डायनामिक है, तो आप ये कोशिश करिए कि उसको न्यूज़पेपर से आप कवर कर लें। कोई चीज़ कहीं इसरो का कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कहीं कोई खोज की गई है, कोई नई स्पीशीज़ मिली है, किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो किन क्राइटेरिया पे मिला है, कौन कौन से ऐसे रिसर्च हैं जो चल रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है और इन पर आपको फोकस करना है। इन सब के बाद आप एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स है, या तो आप मंथली कर लीजिए। यूपीपीएससी के लिए मैंने ईयरली कंपाइलेशन लिया था घटना चक्र का, वो आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले वो रिलीज़ होता है, तो आप उससे उसको कवर कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करें। जो मुझे लगता है मैंने पहले अटेम्प्ट में जो सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो शायद मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा घमंड था कि ये तो हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर एक एग्ज़ाम का नेचर अलग होता है, तो आपको उसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। वो एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है। तो आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और कई बार यूपीपीएससी में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए। इसीलिए आप एक क्वेश्चन बैंक तैयार रखिए और उस क्वेश्चन बैंक को आप प्रैक्टिस करिए विद इन अ गिवन टाइम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी भी मॉक टेस्ट से ज़्यादा ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। उसके बाद इसमें दूसरा जो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो आपका एग्ज़ाम होता है ये प्रीलिम्स वाला GS1, जिसकी मेरिट बनती है, जो कट ऑफ में आपके काउंट होगा प्रीलिम्स का मार्क्स बनाने के लिए। सेकंड पेपर होता है CSAT, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ पेपर हैं वो है जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपका कम्युनिकेशन एक पार्ट है। तो इनमें से, और हिंदी और इंग्लिश भी आता है।
तो आप कोई 3-4 चीज़ें ऐसी ज़रूर करिए कि वहाँ पे आपके मार्क्स इस क्वालिफाइंग पेपर की वजह से नहीं रुके। तो मैंने पर्सनली, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए एक जो बेसिक ग्रामर है वो आप कर सकते हैं, और रीजनिंग और मैथ्स की आप बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप विद इन गिवन टाइम फ्रेम, जो 2 घंटे का हमें टाइम दिया जाता है, इसमें आप इनको सॉल्व करके देखिए कि क्या आप जो स्कोर है, कट ऑफ स्कोर, वो क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं। और इंश्योर करें कि कट ऑफ स्कोर से, जो कि 33% होता है, उससे आप 30 या 40 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करें ताकि आपका सेफ स्कोर रहे। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी ओवरऑल यही स्ट्रेटजी रही थी, और यहाँ तक मेरी ये स्ट्रेटजी है। मेंस की बात करें तो मेंस में 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, GS 1, GS 2, GS 3 एंड 4, और 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। और इसमें एक आपका एसए का पेपर होता है यूपीपीएससी में, और एक आपका हिंदी का भी पेपर होता है, जिसके मार्क्स आपके मेंस की जो कट ऑफ है, मेरिट है यूपीपीएससी की, उसमें काउंट होते हैं। तो हर एक पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी आपको अपनाने की ज़रूरत है। जैसे GS 1 का जो पोर्शन है, उसमें अगर आप ध्यान दें तो उसमें हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन है, हिस्ट्री और कल्चर। तो हिस्ट्री और कल्चर वाला जो आपका पार्ट है, वो प्रीलिम्स के लिए जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ से वो कवर हो जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसको आप एनरिच बनाएं। वो फैक्चुअल डिटेल्स तो वहाँ पर हो ही, पर साथ ही जैसे अगर आपसे टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा गया है, या आपसे ये पूछा गया है कि कौन कौन सी पपेट्रीज़ हैं इंडिया में, तो आपको उनका मैप बनाना है और उनको बस बेसिक वहाँ पे पपेट्रीज़ को आप पॉइंट कर दीजिए, या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर आप बेसिक एक स्केच जैसा बना दीजिए ताकि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे आपका आंसर। तो हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैंने फाइन आर्ट्स की एक बुक आती है 11th NCERT, वो किया था। और नितिन सिंघानिया के सेलेक्टिव चैप्टर्स, जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला जो चैप्टर है और जो लिटरेचर वाला चैप्टर है, ये आप अच्छे से कर लीजिए। फिर उसमें एक भक्ति और सूफ़ी वाला चैप्टर है, ऐसे चैप्टर्स आप कर लीजिए, पूरी बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक पार्ट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप किसी भी कोचिंग मटेरियल के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसमें दूसरा पार्ट है सोसाइटी में विमेन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली हैं, जो या फिर LGBTQ कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके क्या क्या इश्यूज़ हैं स्पेसिफिक, वो इश्यूज़ आप पढ़ लीजिए और कुछ जनरल इश्यूज़ तैयार रखिए। और ये फोकस करिए कि आंसर को आप अच्छे वे में स्ट्रक्चर करें। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है कि किसी भी स्कीम का इस कम्युनिटी पर क्या बेनिफिट होगा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि सोशल क्या बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक क्या बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका मेजर पार्ट, बाकी के जो मेजर पार्ट्स हैं वो है रिसोर्सेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल भी इसका एक पार्ट है। तो क्योंकि मेरा भूगोल ही ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो वो मेरा वहाँ से कवर हो गया था। दूसरे पेपर की बात करें GS 2, तो उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और आपका कुछ सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, हंगर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें आपका मेजर पार्ट प्ले करेंगे। तो प्रीलिम्स में जो आप चीज़ें पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, वो बहुत फैक्चुअल होती है नेचर में, तो वो नॉलेज आपको अपने साथ रखनी है, लेकिन आपको कंटेंट एनरिच करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का यूज़ करना है। सजेशन देते टाइम आपको कमिटीज़ का नाम कोट करना है, जैसे कि अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई इशू है या इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू आया है, तो आप NCRWC की रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं, आप ARC की रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं। फिर गवर्नेंस इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा कि सिविल सर्विसेज में क्या इश्यूज़ हैं, NGOs हैं, SHGs हैं, इन पार्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इन पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और IR इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक काफ़ी मेजर पार्ट है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको कोई स्टैटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप करंट अफेयर्स पर फोकस करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और उससे हर एक कंट्री, मेजर कंट्रीज़ का आप एक छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। जैसे जो इंडिया की मेजर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनके साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमारा ट्रेड रिलेशंस उनके साथ कैसा है, और जो स्फेयर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल स्फेयर्स में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस के सेक्टर्स में हम कहाँ कहाँ कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो ये आपको वहाँ हेल्प करेगा। गवर्नेंस के लिए भी मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे।
फिर इसके बाद GS2 में आपके कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉवर्टी है या फिर हंगर है। तो इसके लिए आप बेसिक डेटा प्रिपेयर रखिए, जैसे कि हंगर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आपको कोट करना है कि थ्रू आउट द ईयर्स इंडिया की रैंकिंग कैसे गिरी है या फिर इम्प्रूव हुई है, वो आपकी टिप्स पर होना चाहिए। सिमिलरली एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी मेजर स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट जो लेवल्स हैं ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं उनको आप याद रखिए, उनको आप एज अ सजेशन यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ में सिमिलरली आप ट्राई करिए कि हेल्थ में डिफरेंट सेक्टर्स को आप कवर करें अपने नोट्स में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना कर रखिए। फिर GS3 की बात करें तो उसके मेजर पोर्शंस हैं इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स का जो भी पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा, जो भी हमने प्रीलिम्स के लिए चीज़ें पढ़ी थी वहाँ से वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप कुछ टॉपिक्स पर नोट्स बना लीजिए, जो मेजर टॉपिक्स आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में हमेशा रहते हैं, जैसे बैंकिंग के क्या क्या इश्यूज़ हैं, NPA है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल बैंकिंग है, ई-कॉमर्स है, इन पर आप अपने नोट्स तैयार रखिए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो इसका टॉपिक था या जो एग्रीकल्चर टॉपिक था वो मेरा ऑप्शनल भूगोल होने की वजह से वहाँ से मैंने कवर कर लिया था। इसके बाद इसमें सिक्योरिटी भी एक मेजर एस्पेक्ट है, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने एक बुक को रेफ़र किया था, मिस्टर अशोक कुमार IPS ऑफिसर हैं, उनकी एक बुक आती है, वो सिक्योरिटी के स्टैटिक पोर्शंस कवर कर लेगी। बट आपको डेली न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको अपने नोट्स को एनरिच करते जाना है डेली करंट अफेयर्स को पढ़ के, तो वहाँ से सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आपका कवर हो जाएगा। अब अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका नेचर भी बहुत डायनामिक है। उसमें आप कुछ टॉपिक्स के नोट्स बना के रखिए, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो इन सारी चीज़ों पर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए कि वो क्या है। उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स में उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में, बैंकिंग में, इनमें सिक्योरिटी में उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स को एड्रेस करने के लिए या फिर उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स बनाई हैं, और इंडिया में हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में एड्रेस कीजिए। और GS3 में आप अभी प्रीवियस कुछ ईयर से यूपी स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो यूपी के जो रिसोर्सेज हैं, यूपी में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ ली हैं, यूपी गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए या जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको कन्फ्रंट करने के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर रही है, उस पर भी आप अपनी नज़र रखिए और करंट अफेयर्स के थ्रू उनको कवर करते रहिए। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर GS4 का जो हमारा पेपर है वो एथिक्स का पेपर है। उसमें आपको क्या करना है, एथिक्स के पेपर के लिए पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप एक एथिकल पर्सन हैं और आपकी खुद की मॉरल पर्सनैलिटी है, आप सही चीज़ों में बिलीव करते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आप उस तरीके से सोच पाएंगे, वो आपका वही अप्रोच होगा उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो एथिक्स में आप खुद सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आप अपनी एक एथिकल पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, आप खुद एक मॉरल पर्सन अगर की तरह सोचिए, और इसमें आप बेसिक चीज़ें प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जैसे कि की टर्म्स है उनके आप नोट्स बना कर रखिए। फिर डिफरेंट सेक्टर से आप एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, जैसे नेशनल लेवल से, इंटरनेशनल लेवल से या पर्सनल लेवल से, हर एक वैल्यू के लिए एग्जाम्पल्स ले लीजिए। ये आपको आंसर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपके आंसर्स को एनरिच करेंगे। जो एथिक्स के थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस करने के लिए आप कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जो थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल हैं या फिर हमारे अपने थिंकर्स हैं, महात्मा गांधी जी, APJ अब्दुल कलाम सर, इनके कोट्स या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने क्या क्या काम किया है वो आप तैयार रखिए और इनको कोट कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में। दूसरी चीज़, आप इसमें DPSPs, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इनको भी कोट कर सकते हैं जो एथिकल, जिनमें एथिकल डायमेंशंस हैं। तो ये हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद इसमें एक मेजर पोर्शन कवर करेगा आपका केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि केस स्टडी को आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें और ये एनालाइज़ करें कि केस स्टडी में एक तो मेजर डिमांड होती है, दूसरी पेरिफेरल डिमांड्स भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि
एक 10,000 पेड़ों को काटा जाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है जिसकी पॉपुलेशन को बसाने के लिए वहाँ पर नए घर बनाए जाने हैं। तो अगर आपको एज अ IAS ऑफिसर या फिर आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, अर्बन प्लानर सोचना है, तो आप ये जब भी आप इसको एड्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ के बारे में, कौन सी डायलेमा को ध्यान में रख कर पूछी गई है। तो ये पूछी गई है इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकेंडली आपको स्टेक होल्डर्स को पॉइंट आउट करना है कि इसके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो भी इस इशू से हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप हर एक जब भी आप इशू का सल्यूशन बताते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में, कि जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आप क्या कोशिश करेंगे। तो जैसे आप शॉर्ट टर्म में ये कोशिश कर सकते हैं सबसे पहले कि पेड़ों को काटने की बजाय आप ये कोशिश करें कि एक नई कॉलोनी सोची जाए जहाँ पर अभी पेड़ नहीं है, वहाँ पर उन्हें रीलोकेट करने की कोशिश की जाए। और अगर अंतिम आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो आप वहाँ उन्हें बसाएंगे, लेकिन जो भी पेड़ काटे जाने हैं उनके लिए आप कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे कहीं और। तो ये आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये सोचना होगा कि अर्बन प्लानिंग ही आप ऐसे करें कि जो ऐसी इश्यूज़ हैं वो पहले से ही एड्रेस हो जाएं। जो शहर है वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी बढ़े ही नहीं कि शहर में स्लम्स की पॉपुलेशन हो, तो उसके लिए आपको जो छोटे छोटे शहर हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करनी होगी और आपको अपनी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ें एड्रेस करनी होगी। तो ऐसा करके आप अपना एथिक्स का जो केस स्टडी वाला पोर्शन है उसको एड्रेस कर सकते हैं। और इसमें भी आप कोट करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को कोट करिए, कोट्स जो भी डिफरेंट थिंकर्स के हैं उनको आप कोट्स करिए, तो ये आपके आंसर्स को एनरिच कर देगा। नेक्स्ट मैं इस सबसेट पर बात करना चाहूँगी कि आंसर प्रिपरेशन के थ्रू आउट जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि मेंस के फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग के टाइम आप कंटेंट पर तो फोकस करें ही, पर आप स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं आंसर्स की, इस पर भी फोकस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ कंटेंट डेवलप करते हैं, पर जो भी आप एग्जामिनर को आप अपना आंसर लिख कर दे रहे हैं तो वो वही देख पाएगा जो कि आपने उस आंसर में इंक्लूड किया है। तो उसके लिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आइडेंटिफाई करिए कि उसके कितने सब पार्ट्स हैं, वो सब पार्ट्स आपके आंसर्स की मेजर हेडिंग्स बनने चाहिए और तब आप उसको एड्रेस करें। दूसरी चीज़ कि हर एक पेपर में कई बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं, जो बाउंसर क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनको या तो उसके आंसर्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं या किसी को नहीं पता होते। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने के बजाय आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करिए कि कैसे वो क्वेश्चंस एड्रेस हो सकते हैं। तो जैसे मुझे याद है 2021 के एग्ज़ाम में यूपी PCS में एक क्वेश्चन था कि जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं उसमें जो यूपी है उसमें किस तरीके के अधिवास या सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। तो इतनी डिटेल में स्टडी ज्योग्राफी से होने के बावजूद मैंने नहीं करी थी, तो इसमें आप कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि यूपी के कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। तो जैसे नदर्न गैंगेटिक प्लेन्स है, फिर आपका मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स है, और नीचे वाला जो हिस्सा है बुंदेलखंड वाला वो आपका प्लेट्यू और हिल्स में आता है। तो आप ये अब अपनी कॉमन सेंस से आप सोचिए कि जो प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर जो सेटलमेंट्स होंगे वो बहुत पास होंगे, तो वहाँ पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होंगे, जबकि जो प्लेटू वाले रीजन है उसमें सेमी क्लस्टर्ड होंगे या फिर डिस्पर्स्ड होंगे। इसी तरीके से तराई वाले रीजन में क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी और ऐसी बहुत सारा पानी होता है या फिर पथरीली ज़मीन होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंडली आपने नोट्स प्रेफरेबली मैंने जो किया था डिजिटल नोट्स बनाइए, क्योंकि उनको एडिट करना बहुत इजी है। और अपने नोट्स को बहुत डिटेल में मत बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और डेली जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं तो आप उसके कंटेंट को एनरिच करते जाइए कि आपको कोई केस स्टडी मिली है या आपको कोई एग्जाम्पल मिला है तो वो आप अपने उसी नोट्स में इंक्लूड करते जाइए, ताकि एंड में जब भी एग्ज़ाम से पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपके बने बनाए नोट्स एक तरीके से पूरी एक जगह आपको मिल जाएँ। थर्डली नोट्स बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी आपका सिलेबस है उसको एक तरफ रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ रखिए। उन दोनों चीज़ों का पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आप नोट्स बनाने शुरू करिए, ताकि आपके नोट्स उन डिमांड्स को एड्रेस करें जो कि क्वेश्चंस में या तो पूछी गई हैं या आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो आपने नोट्स आप इस तरीके से बनाइए। फोर्थली प्रैक्टिस इज़ द की। तो आपको रिविज़न तो करना ही है, आप प्रैक्टिस भी करिए। और किसी भी मॉक टेस्ट से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यूपी PSC ने ही बनाए हैं और वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके मॉडल आंसर्स जैसे, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो 3-4 फ्रेंड्स अपने मॉडल आंसर जैसे उनके बना कर रखिए और एग्जाम से पहले या फिर बीच में भी मल्टीपल टाइम्स उनका रिविजन करते रहिए और अपने जो नोट्स हैं उनको डेवलप और एनरिच करते रहिए। फिफ्थली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं
तो 20 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपके पास सिर्फ 3 घंटे का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना है। ऐसा नहीं हो कि जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं उनमें आप ज़्यादा टाइम लगा दें और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं बचे। तो टाइम डिवाइड करिए आप। मैंने क्या किया था, उसको घंटे में डिवाइड कर लिया था। या फिर अगर एग्ज़ाम्स में आपको स्टॉप वॉच लेके जाना अलाउ है तो आप स्टॉप वॉच भी लेकर जा सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को, जैसे कि जो 8 मार्कर है उसको आप 6 to 7 मिनट्स दे दीजिए और जो 12 मार्कर क्वेश्चन है उसको आप फिर 11 या 12 मिनट्स दे दीजिए। तो ऐसा करके आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे विद इन अ गिवन टाइम। और अटेम्प्ट करते टाइम आप सारी चीज़ें इंक्लूड करिए, जैसे कि मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करिए। और यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन को प्लीज़ इग्नोर मत करिए। तो अभी प्रीवियस ईयर में ये पैटर्न रहा है कि यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली इन GS1 एंड GS2, उनका जो शेयर है वो बढ़ा है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो किया था कि यूपी स्पेसिफिक को एक स्टैटिक बुक ले लीजिए और उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि जो यूपी की फिजियोग्राफी है या यूपी का कल्चर है, उस पर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जब यूपी के से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको वहाँ पर आंसर कर पाएँ। और छोटे छोटे मैप्स भी आप यूपी स्पेसिफिक बना सकते हैं, जैसे कि यूपी का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको दिखा दीजिए, यूपी में कहाँ कहाँ कौन सी ट्राइब रहती है, इसका भी आप मैप में एड्रेस कर सकते हैं। तो ये पूरी मेंस की जो प्रिपरेशन है यहाँ पर वो आपकी कवर हो जाएगी। तो थर्ड स्टेज हम इंटरव्यू पर आते हैं। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ ये इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका कॉलेज अच्छा नहीं था, आप किसी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो भी हैं वो आपके पेरेंट्स आपको जितना दे पाए उस समय, उसमें आपने जो भी आप अचीव कर सकते थे आपने किया। बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ और अपने आप को उस इंटरव्यू के काबिल बनाइए, ना कि ये सोचते रहिए कि प्रीवियस आप दूसरों के बराबर कैसे पढ़ सकते थे या फिर आपको वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिली। वर्तमान पर फोकस करिए और कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। दूसरी चीज़, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जैसे आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है, यूपी जो स्टेट है इसके बारे में डिटेल्ड आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें आप करिए। आपकी स्कूलिंग जहाँ से हुई है उस कॉलेज का नाम, ये सारी चीज़ें भी कहाँ से निकला है, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आपके पास कोई जॉब है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं तो उस जॉब से रिलेटेड भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि वो जॉब क्या है और आपका एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें। फिर अपना ऑप्शनल, तो यूपी में जैसे मेरा ऑप्शनल भूगोल था, तो मुझसे भूगोल से बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी। तो आपको अपना जो ऑप्शनल है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अगर वहाँ पे उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं हो, तो जो भी आपने मेंस के लिए अपना ऑप्शनल प्रिपेयर किया था उसको ही आप दोहरा लीजिए एक बार, थोड़ा क्विक रिविजन कर लीजिए, ग्लैंस थ्रू कर लीजिए, तो वहाँ से वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंडली, इंटरव्यू देते टाइम काम रहें। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, आपकी जो नॉलेज है वो प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो ये कोशिश करते हैं आपसे जानने की कि जो भी इंटरव्यू में अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके सामने कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रखी जाती है तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए आपको काम माइंडसेट से सोचना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनसे समय भी मांग सकते हैं कि सर मुझे सोचने के लिए 1 मिनट का समय दे दीजिए, और फिर आप उसको आंसर करिए। हड़बड़ी में आंसर मत करिए, काम रहिए, शांत दिमाग से उसको आंसर करिए, तो आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो और दूसरी चीज़, तो ये सारी चीज़ें थी जो इंटरव्यू में मैंने करी थी और इसने मुझे हेल्प किया। एट द लास्ट जो मैं बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं जो इस प्रिपरेशन में हैं या इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं। Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. तो सबसे पहली जो चीज़ है, अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि मेरे साथ ही मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो उसके बाद मैं काफ़ी स्ट्रेस में चली गई थी कि इस एग्ज़ाम का जब मैंने प्रीलिम्स से क्लियर नहीं किया
तो फिर बाकी की 2 स्टेजेस मुझसे कैसे क्लियर होंगी। तो आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये आप कैसे कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स से पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ रहिए। जो फ्रेंड्स आपके इस सर्कल में ऑलरेडी हैं उनसे टच में रहिए कि आप कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। अपनी फैमिली का सपोर्ट और अपने जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनके सपोर्ट को अप्रिशिएट करिए और ये कोशिश करिए कि आप उनसे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें डिराइव करें। सेकेंडली, अपनी लैंग्वेज और मीडियम पे बहुत ज़्यादा बुरा मत फील करिए, क्योंकि मैंने भी ये पहले फ़ील किया था कि और ये कोशिश करिए कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप इंटरव्यू दें, उसको ही आप अपना मीडियम रखें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप उस चीज़ में खुद को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, हिंदी को अपना मीडियम बनाइए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश के साथ जाइए, क्योंकि मेरे साथ भी ये जो मीडियम वाला इशू था ये पहले था, पर आपको वही चीज़ चूज़ करनी है जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। इंग्लिश में अगर आप हैं तो इंग्लिश के साथ, और हिंदी में हैं तो हिंदी के साथ। थर्डली, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को। लड़कियों को स्पेसिफिकली कि आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी और आपका जो करियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जिस वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएँ बाकी लोगों के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम कर सकें। और पेरेंट्स के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी जो लड़कियाँ हैं उनकी जो पेरेंटिंग है उसको मैरिज ओरिएंटेड मत करिए कि उसकी शादी होने वाली है इसलिए मुझे उससे इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो उसकी पेरेंटिंग है आप करियर ओरिएंटेड करिए कि उसको मुझे इस दिशा में लेके जाना है, उसका करियर ऐसे डेवलप होना चाहिए, तो आप अपनी लड़कियों को वो पंख दे पाएंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और लास्टली मैं यही कहूँगी कि आपको सक्सेस मिलता है या फेलियर, आप उसको विनम्रता से ग्रहण करें। सक्सेस पे आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए और फेलियर पे बहुत दुखी नहीं। आप हमेशा उन चीज़ों से सीखिए कि आप कैसे आने वाले समय में और बेहतर हो सकते हैं, और उनसे लेसन लेके आप आने वाले समय में और बेहतर करिए, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। धन्यवाद।